हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आज हम क्लास 12 के अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी तक मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपकी जो बुक है इंडिया आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस, अगर आपने उसका सिलेबस भी नहीं देखा है उसकी लिंक भी यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट। आज हम देखेंगे किस तरीके से हमने पार्टीशन की जो प्रॉब्लम फेस किया, पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इंडिया के सामने कौन से चैलेंजेस आते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था तीनों चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और पार्टीशन के लिए टू नेशन थ्योरी को वी हैव स्टडीड। साथ में हमने देखा था पार्टीशन के टाइम पे 4 डिफिकल्टीज आती हैं जो हमारा प्रिंसिपल था रिलीजियस मेजॉरिटी उसको अडॉप्ट करने में। देन वी स्टडीड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आफ्टर पार्टीशन जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, और इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो है वो फ्रेम हो जाती है, उसके बाद इंडिया के सामने इंटरनली बाउंड्रीज को लेके या इंटरनली शेप ऑफ नेशन को लेके कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। यू रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आपको प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बोला था कि हमें अपकमिंग स्लाइड्स में प्रिंसली स्टेट्स के टॉपिक को कवर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या आपका मैप है ब्रिटिश इंडिया का, यहाँ पे आप जो भी ब्लू कलर से देख रहे हो दैट एरिया इज बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट एंड रेस्ट ब्लैंक एरिया इज बिलोंग टू ब्रिटिश इंडिया। सो वन थिंग यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, वो ये है कि ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, दे केम एज अ ट्रेड कंपनी इन 1600, और जब उन्होंने कॉलोनी बनाया इंडिया को, रूलिंग अपनी स्टार्ट की, तो पूरे इंडिया पे उनका कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इधर मोनार्क सिस्टम था, राजा रानी का शासक चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने देखा किस तरीके से यहाँ के जो किंग्स है उनको हराया जा सकता है। बहुत सारे किंग्स को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो ब्रिटिश इंडिया को पूरे 2 डिविजन्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वन विच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड ब्रिटिशर्स, दैट इज नोन एज ब्रिटिश इंडिया, एंड अदर वन इज कंट्रोल्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे राजाओं का शासन अभी भी चल रहा था। So British India was divided into 2 divisions. One is British Provisions and another one is Princely States. जो British Provisions है वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसका मतलब यहाँ पे जो भी लॉज बनेंगे, जो भी टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, आपकी आर्मी जितनी भी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा, उन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के थ्रू वो डिसीजंस लिए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड प्रिंसली स्टेट्स they enjoyed some form of control over internal affairs. राजाओं को कुछ अपने अंदरूनी जो भी आप बोल सकते हो डिसीजंस थे अपनी टेरिटरीज को लेके, प्रिंसली स्टेट्स को लेके कुछ फ्रीडम थी एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी। अब ये क्या है ब्रिटिश सुपरमेसी, आपको याद करना है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं वो बहुत सारी पॉलिसीज लेके आते हैं इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि 1780s में लॉर्ड वेलेस्ली एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नेम नोन एज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या था, सब्सिडरी अलायंस के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट्स है उनके सामने 3 कंडीशंस रखी गई। या तो वो सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करने के बाद उनको ब्रिटिशर्स जो है वो प्रोटेक्शन देंगे इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से, आर्मी सपोर्ट उनको मिलेगा, बदले में जितने भी वो प्रिंसली स्टेट्स है जो सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट करेंगे उनको सब्सिडी पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट उन एरिया को अटैक करेंगे और उनको अपने टेरिटरीज के अंदर कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ये जो भी ब्रिटिश कंट्रोल एरिया है ये सारा वो एरिया है जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और ब्रिटिशर्स ने इन एरियाज पे डायरेक्ट अटैक करके अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश किया। ऑन द अदर हैंड प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, जूनागढ़, ये वो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट किया। तो फर्स्ट जो प्रिंसली स्टेट है वो हैदराबाद है। नवाब ऑफ हैदराबाद अडॉप्ट कर देते हैं सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को, जिसके थ्रू वो अपनी कोई भी आर्मी नहीं रख सकते हैं। किसी भी टाइप के अटैक में ब्रिटिशर्स आर्मी उनको हेल्प करेगी फाइट करने के लिए, बदले में राजा को ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट है उसको पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली।
तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की, बोल सकते हो आप ब्रिटिशर्स के सुपरमेसी को, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिशर सुपरमेसी, उनको कुछ थोड़ी इंटरनल फ्रीडम दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहां पे वो अपने इंटरनल अफेयर्स को, इंटरनल मैटर्स को प्रिंस खुद हैंडल करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो सुपरमेसी की एक्सेप्टेंस है, इसी को ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, सिजरनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला जाता है। अब जब देश आजाद हो गया, ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगी और दो कंट्रीज फ्रेम होगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटिशर्स ने एक अनाउंसमेंट की। वो अनाउंसमेंट क्या थी? ब्रिटिशर्स अनाउंस दैट विद द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ये जो पैरामाउंटेसी है, सिजरनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है, ये जो सुपरमेसी है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, ये सुपरमेसी भी खत्म हो जाएगी। इट मीन्स अब प्रिंसली स्टेट्स भी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बन गए। जैसे पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन रहा है, इंडिया एक अलग कंट्री बन रहा है, क्योंकि वो एरिया जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा? और जिस टाइम ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए, उस टाइम स्मॉल और बिग सारी टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दी गई एक अनाउंसमेंट के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिसमें उन्होंने बोला हमारे यहाँ से जाने के बाद आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, आपके पास चॉइसेस क्या क्या है? आइदर टू ज्वाइन इंडिया, या तो आप इंडिया का पार्ट बनो या पाकिस्तान का पार्ट बनो, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। इस वाली बात ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की? जैसे ही 565 प्रिंसली स्टेट्स को ये बात पता चली कि अब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की सिजरनिटी और पैरामाउंटेसी और ज्यादा नहीं है, खत्म हो चुकी है, ये मेंटेनेंस नहीं रहेगी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास तीन चॉइस है, या तो हम पाकिस्तान का पार्ट बने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, या हम इंडिया का पार्ट बने जो ऑलरेडी आप प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे देख रहे हो, या पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रह सकते हो। और ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया का पार्ट चूज करना पसंद किया, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अनाउंसमेंट की अपने इंडिपेंडेंट कंट्री को बनाने की। फॉर एग्जाम्पल त्रावणकोर। त्रावणकोर वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट विच अनाउंस्ड इट इंडिपेंडेंस। त्रावणकोर केरला में है आज के प्रेजेंट डे, और ये पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने सबसे पहले अनाउंसमेंट की कि ना ही तो वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान के साथ। Travancore wanted to be an independent country. Day after when Travancore announced, second number पे आपके हैदराबाद ने अनाउंसमेंट किया। नवाब ऑफ हैदराबाद ऑल्सो अनाउंस द सेम थिंग कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रेम करनी है। वी डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। आफ्टर दैट द प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल ऑल्सो अनाउंस्ड कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे। इट मीन्स इनको भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। भोपाल आज के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इस तरीके से धीरे धीरे आप बोल सकते हो और भी प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी मेजर प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। अब इंडिया के सामने क्या चैलेंज आता है? एक तरफ हमारे लिए पाकिस्तान का पार्टीशन बहुत डिफिकल्ट था। हमने पढ़ा था किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को हमें फॉर्म करना पड़ा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान अब नया इशू आता है जिसमें सभी ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स डिमांड करने लग जाते हैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की। अब आप याद करना, फर्स्ट चैलेंज में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें पहला क्वेश्चन ये था, क्या इंडिया एज अ यूनिटी कंट्री सरवाइव कर पाएगा? तो यहाँ पे जब प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को अनाउंस करना शुरू किया तो ये नजर में आता है कि हमारी जो यूनिटी है या हमारी जो एक इंडिपेंडेंस है, एक इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसकी यूनिटी को बहुत ज्यादा थ्रेट है। कैसे थ्रेट है? अगर ये हिस्सा भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये सारे हिस्से प्रिंसली स्टेट्स के खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करेंगे तो एज अ शेप इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। इंडिया एज अ नेशन यूनाइट नहीं रह पाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कुछ अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। वी विल सी वो अप्रोचेस क्या थी जिसमें अब हमें डील करना था विद ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स और कैसे भी करके इनको मर्ज करना था इंडिया के साथ। अब हमने देखा कि हमारे सामने प्रिंसली स्टेट्स की बहुत बड़े इशू सामने आता है और प्रिंसली स्टेट को जो चॉइस दी गई थी ब्रिटिशर्स ने वो हमारे लिए
हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि अगर एक एक करके सभी प्रिंसली स्टेट्स इस तरीके से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे तो हम अपनी कंट्री को एज ए यूनाइट कंट्री शेप नहीं दे पाएंगे। नाउ वी विल सी गवर्नमेंट्स अप्रोच, हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड अगेंस्ट दिस। So government took a very difficult step against the possible division of India into a small countries। जैसा कि हमने देखा प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे, पूरे अगर इंडिया में इस तरीके से टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर हर प्रिंसली स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारी नई कंट्रीज फ्रेम हो जाएगी। हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अप्रोचेस इसके अगेंस्ट अडॉप्ट किया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान का भी पार्ट थे और साथ में प्रिंसली स्टेट्स के पास ये भी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं। जैसे हम आगे जूनागढ़ के केस में पढ़ेंगे, जूनागढ़ के जो नवाब है वो चाहते थे पाकिस्तान का पार्ट बनना, बट ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, अपने गुजरात रीजन को पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं कर सकते थे। तो हमारी गवर्नमेंट के रिस्पांस में मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी जो स्टेप्स हैं उनको अपोज किया और उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स को पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना चाहिए, वो चाहे जिस भी कंट्री के साथ मिलना चाहे। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें जो रूलर्स थे वो नवाब, जितने भी आप बोल सकते हो रूलर्स थे, वो मुस्लिम्स रिलीजन से बिलोंग करते थे और पॉपुलेशन मैक्सिमम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी। इसी वजह से पाकिस्तान चाहते थे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्री चॉइस दी जाए ताकि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ फेमस लीडर। इनका आपने स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, यूँ बनाया जाता है। वो स्टेचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री को यूनाइट करने का काम किया है। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनका बर्थ 31 अक्टूबर 1875 को होता है और 15 दिसंबर 1950 को डेथ हो जाती है। इनकी पोजीशंस आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखनी। जब देश को आज़ादी मिली ये हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर। जैसे कि आज अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर की क्या जॉब होती है? होम मिनिस्टर की जॉब होती है जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको लुक आफ्टर करना। सो ही वॉज अवर फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना है डिप्लोमेटिक तरीके से। यहाँ पे डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब क्या है? हमें प्रिंसली स्टेट्स को नाराज़ नहीं करना है, हमें उन्हें इस तरीके से मनाना है इंडिया में मर्ज करने के लिए कि वो हैप्पीली इंडिया का पार्ट बने और किसी भी तरीके की बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया। यहाँ पे इन्होंने प्रिंसली स्टेट के साथ नेगोशिएशन की और बातचीत के दौरान इस तरीके का रास्ता अपनाया जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को भी नुकसान ना हो और हमारे इंडिया को एज अ शेप करने में जो जितने भी जो बैरियर्स आ रहे थे वो भी ना आए। लेकिन ये टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कैसे? उस टाइम के सौराष्ट्र जो आपका प्रेजेंट डे गुजरात रीजन है, उसी सिर्फ एक रीजन में 14 बिग प्रिंसली स्टेट्स और 199 स्मॉल स्टेट्स थे। उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा में उस टाइम 26 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे और छत्तीसगढ़ में 15 स्मॉल स्टेट्स थे। एज यू कैन सी ये पूरा आपका सौराष्ट्र रीजन है, इसके अंदर 14 बिग प्रिंसली स्टेट्स और 199 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे। उड़ीसा रीजन में भी यही हाल था और साथ में आपके छत्तीसगढ़ रीजन में भी ऐसी कंडीशन थी। तो इन सब कंडीशंस को कैसे ठीक किया जाए, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मर्ज किया जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को एज अ सेपरेट भी स्टडी करना है, जहाँ पे हम इनका सत्याग्रह मूवमेंट और बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट को स्टडी करना है। आपको बुक में वो टॉपिक्स गिवन नहीं है, सो आई विल टीच यू इन अपकमिंग क्लासेस सेपरेटली अबाउट द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री। यहाँ तक अभी हमने समझा गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। गवर्नमेंट ने कुछ पॉसिबल स्टेप्स लिए
प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए, और जितने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। अब हम आगे देखेंगे गवर्नमेंट के वो डिफिकल्ट स्टेप्स कौन से थे जो गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए लिए। अब हम आगे देखेंगे गवर्नमेंट ने किस तरीके की अप्रोचेस को अडॉप्ट किया प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके सामने 3 पॉइंट्स क्लियर थे इससे पहले वो कोई भी स्टेप लेती प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। सबसे पहली बात जो उनके सामने क्लियर थी वो ये थी, पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन हिंदू थी, इसीलिए ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनता है वो क्लियरली इंडिया का पार्ट बनना चाहती थी। तो गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ क्लियर थी, अगर वो किसी भी प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट कोई भी स्टेप उठाएंगे, वहाँ की जनता का सपोर्ट उनको आराम से मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, पीपल सपोर्ट वॉज वेरी क्लियर गवर्नमेंट के सामने। सेकेंड, गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबल थी। गवर्नमेंट हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थी। तो गवर्नमेंट वॉज फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब नेगोशिएट करेगी प्रिंसली स्टेट्स के साथ तो उनको किसी न किसी की तरीके की पावर देने के लिए भी तैयार थी। जहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं जम्मू कश्मीर की जब हम प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करेंगे तो आर्टिकल 370 की वहाँ पे परमिशन दे दी जाएगी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और वहाँ पे इंटरनल पावर अलग से वहाँ के लोगों को दी जाएगी। सेम थिंग गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवी पर्स। यहाँ पे आपकी बुक में इस चैप्टर में ये गिवन नहीं है, जब हम आगे इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा प्रीवी पर्स क्या है। तो प्रिंसली स्टेट्स को जब मर्ज किया गया, सभी रूलर्स को प्रीवी पर्स की पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया गया। इसका मतलब रूलर्स को इस पॉलिसी के थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट दिया गया। जो भी उनके पैलेसेस थे और जितने भी उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनको रखने की परमिशन दी गई, और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया कि गवर्नमेंट उनको कुछ अलाउंसेस देगी। ये दोनों चीज़ें किस बेसिस पे डिसाइड की जाएंगी, कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो रख सकते हैं और कितने गवर्नमेंट के अलाउंसेस मिलेंगे। 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के, पहला एरिया, कितने एक्सटेंट में, कितनी बाउंड्रीज तक प्रिंसली स्टेट फैला हुआ है जिसको मर्ज कर रहे हैं, उसको उसके हिसाब से उतनी प्रॉपर्टी रखने का राइट मिलेगा और गवर्नमेंट उतने ही अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी। दूसरा, रेवेन्यू कितना मिलेगा गवर्नमेंट को। एक प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिकली उससे, इन बेसिस पे ये तय किया गया कि गवर्नमेंट जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कुछ छूट देगी। बाद में हम देखेंगे नेहरू जी 1960s में इस प्रीवी पर्स पॉलिसी को ख़त्म करने की बात करते हैं, और शुरू में इस प्रीवी पर्स पॉलिसी को कोई भी अपोज नहीं करता है क्योंकि सबको किसी भी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना है। लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के जब 10-15 सालों के बाद प्रिंसली स्टेट के पॉलिसी को ख़त्म करने की डिमांड की जाती है, बट ये नेहरू के टाइम पीरियड में नहीं हो पाता। हम देखेंगे 1970s में व्हेन इंदिरा गांधी विल बी इन द पावर, उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी इस प्रीवी पर्स पॉलिसी को ख़त्म करेगी और जो भी प्रॉपर्टी राइट्स और अभी अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल रहे थे वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप बोल सकते हो, मेथड को अडॉप्ट किया। यहाँ पे गवर्नमेंट हार्श बिल्कुल भी नहीं थी। अलग अलग ऑटोनॉमी दी गई अलग अलग रीजन्स को, जैसे जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370, इसी तरीके से मणिपुर को भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलेगी और प्रीवी पर्स की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। थर्ड, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के सामने एक जो एम क्लियर था वो ये था, इंटीग्रेशन किसी भी तरीके से हमें टेरिटोरियल बाउंड्रीज को करना है, ये हमारी सुप्रीम इम्पोर्टेंस है। उस टाइम की नीड आप बोल सकते हो। पार्टीशन के टाइम में गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ क्लियर थी। आफ्टर पार्टीशन जो सबसे पहले सुप्रीम प्रायोरिटी होगी, सुप्रीम इम्पोर्टेंस हमारी क्या होगी, किसी भी तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना। तो ये 3 पॉइंट्स या आप बोल सकते हो विजन गवर्नमेंट के सामने क्लियर थे। इससे पहले कि वो कुछ भी स्टेप उठाती प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए, उन्होंने इन 3 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये क्या है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एग्रीमेंट है बिटवीन इंडियन नेशनल गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। क्योंकि हमने पढ़ा प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन का काम इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू कर देते हैं। 565 में से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को वो नेगोशिएट करके मना लेते हैं इंडिया का पार्ट बनने के लिए। लेकिन
लीगली किस तरीके से इंडिया का पार्ट बनेंगे, इस चीज़ के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नेम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब भी कोई प्रिंसली स्टेट की एग्री करेगा कि उसको इंडिया का पार्ट बनना है, उसे इस एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट दैट प्रिंसली स्टेट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो बिफोर 15 अगस्त 1945 बहुत सारी पीसफुल नेगोशिएशंस की गई, बातचीत की गई प्रिंसली स्टेट्स के साथ, और मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का पार्ट बना लिया गया। प्रिंसली स्टेट्स को ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा था। रूलर्स हैड टू साइन अ डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट नेम इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन होता है मिलाना, और इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू मिलाया जा रहा है किसको, प्रिंसली स्टेट्स को। तो इस डॉक्यूमेंट पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होता था उनको, और इसका मतलब ये था दैट मीन देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम से पहले अगर हम एग्जांपल लेंगे भोपाल प्रिंसली स्टेट का, तो भोपाल को प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनने के लिए जब वहाँ के राजा मान जाएंगे, एग्री करेंगे कि हाँ हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे इस एग्रीमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इस एग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी, इस दिन इस टाइम पीरियड में इस राजा के थ्रू हम इस प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बना रहे हैं। और मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट तो बना लिया गया, लेकिन डिफिकल्टीज आती हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ये मेजर ऐसी 4 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। हमने पढ़ा था त्रावणकोर ने सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, लेकिन त्रावणकोर को मिला लिया जाता है। बट हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है इंडिया का पार्ट बनने के लिए और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। जूनागढ़ भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में अपने इन चारों ही प्रिंसली स्टेट्स की केस स्टडी को कवर करेंगे। आपकी बुक में जूनागढ़ बहुत ही थोड़ा, जस्ट अ लाइन इज गिवन देयर, केस स्टडी ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर आल्सो गिवन, और आपके चैप्टर 8 में रीजनल एस्पिरेशन में जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट की केस स्टडी को गिवन किया गया है। और अब हम चारों ही केस स्टडी को 1 बाय 1 देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट के अंदर। अभी तक हमने क्या मेन स्टडी किया, प्रिंसली स्टेट्स का क्या इशू है हमने वो पढ़ा। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कौन कौन सी वो चॉइसेस प्रिंसली स्टेट को देते हैं, इंडिया का पार्ट बनना, पाकिस्तान का पार्ट बनना और इंडिपेंडेंट रहना। सबसे पहले त्रावणकोर जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, देन हैदराबाद, देन भोपाल। आपको ये तीनों सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट त्रावणकोर, सेकंड हैदराबाद, देन थर्ड भोपाल, जो खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। फिर गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे आप बोल सकते हो प्रॉब्लम्स आ गए। इस तरीके से अगर सभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे प्रिंसली स्टेट्स खुद को, तो एक कंट्री एज अ यूनाइट हम फ्रेम नहीं कर पाएंगे। हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। और आज अभी हमने देख लिया है कौन कौन सी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं, और इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को उन्हें साइन करना था, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। This is Nidhi Gill signing off. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.